मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं जैसे ही क्लास अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, अगर क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर करें। क्लियर? अब देखो, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी लास्ट टाइम में प्रकाश के गुणों के बारे में, कि प्रकाश होता है वो एक सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। लेकिन मैंने एक बात ये भी बताई थी नोट डाल करके, कि क्या होता है कभी कभी यदि प्रकाश के मार्ग में एक अत्यंत छोटी, एक बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ करके पीछे चला जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं, कि प्रकाश को ध्यान से समझिएगा, प्रकाश को संचरित होने के लिए, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या संचरित होने के लिए, याद रखना बच्चों, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या संचरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप क्या कहोगे? कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना, प्रकाश ठोसों के अंदर भी गति कर सकता है, संचरित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कांच, जैसे कांच क्या होता है? ठोस होता है, और आपको पता है कांच के अंदर से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। क्लियर? जो प्रकाश होता है वह द्रव के अंदर भी, मतलब जल के अंदर भी क्या कर सकता है? गति कर सकता है। प्रकाश हवा में भी गति कर सकता है, और प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है? गति कर सकता है या संचरित हो सकता है। तो क्लियर? प्रकाश को संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहोगे कि सर ये निर्वात क्या है? निर्वात क्या है? तो बच्चों, ये निर्वात शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस वात। नी का मतलब नहीं और वात का मतलब हवा या वायु। जहां पर वायु नहीं हो, जहां पर क्या नहीं हो? वायु नहीं हो, या मैं कहूं हवा या वायु की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति को ही क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये निर्वात कहां मिलेगी हमें? अरे बच्चों, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो आपने सुना होगा श्वास लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां हवा नहीं मिल पाती है, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वहां वायु भी नहीं होती है। मतलब वायु की अनुपस्थिति को हम क्या कहते हैं? निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। क्लियर? और वैक्यूम के अंदर नेक्स्ट उनको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट है बड़े बड़े एग्जाम में, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है वो किसमें होता है बच्चों? निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना। और हवा निर्वात के अंदर प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। और निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 का मतलब क्या है? 10⁻² सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहां पर आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर।
तो यहां पर देखो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान से समझिएगा, 10⁸ कब हो, 8 है तो मीटर प्रति सेकंड, 10⁻10 है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर ये बात? चलो अब ध्यान से समझिएगा, मैंने उसके बाद में लिखा है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। और मैंने आपको बताया था निर्वात में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में वायु भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, हवा नहीं होती है, इसलिए प्रकाश के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आता है। अरे हवा होती है ना, हवा, इस कमरे में एयर है, और देखो और एयर के अंदर आपको पता है जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, नगण्य होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हवा में कोई भी कण, जैसे ये हाथ गति कर रहा है, संचरित हो रहा है, तो इसके मार्ग में रुकावट या बाधा बहुत कम आ रही है। आप भी रही तो मुझे मालूम नहीं चल रहा, समझ गए ना। इसी हाथ को आप द्रव के अंदर किसी पानी से भरी बाल्टी या होद में घुमाइए तो आपके हाथ पर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर कण होते हैं वो गैस की तुलना में पास पास होते हैं, और ठोस में तो बिल्कुल ही पास पास होते हैं। क्या मैं ऐसे हाथ दूंगा तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो याद रखना, प्रकाश के मार्ग में जितनी ज्यादा रुकावट या बाधा आती है कणों की, उसमें उतना ही प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो निर्वात में तो हवा के कण भी नहीं होते, निर्वात में तो वायु भी अनुपस्थित होती है, इसलिए प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उससे कम हवा या गैसीय माध्यम में होता है, उससे कम द्रव माध्यम में होता है, और सबसे कम क्या होता है, ठोस माध्यम में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत बार एग्जामों में ये बात पूछी जाती है, और इसी बात को समझना अच्छे से। ये बात आपकी बुक में नहीं मिलेगी, हालांकि जब आगे बढ़ेंगे, अपवर्तन की घटना को समझेंगे, तो वहां ये बात हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्लियर ये बात आपको अच्छे से? और ये बातें आपको जनरल तौर पर बताते नहीं है, इसलिए मैं एक एक बेसिक चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, एक एक बातें, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो, आपको एग्जाम में क्रम दे देता है, जैसे निर्वात हुआ, हवा हुआ, जल हुआ, काच हुआ। तो आपको पता है हवा होती है ना, हवा एक गैसीय माध्यम होती है, जल होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड मतलब द्रव होता है। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये गैस होती है, ये द्रव है, जल है वो द्रव होता है, कांच है वो ठोस है। देखो हमने इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व किया है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में कम होगा क्योंकि हवा में गैस होती है, जल में उससे भी कम होगा क्योंकि जल में जो प्रकाश के मार्ग में रुकावट या बाधा ज्यादा आती है, जल में जो कण होते हैं वो हवा की तुलना में पास पास होते हैं, इसलिए रुकावट या बाधा ज्यादा आती है, इसलिए जल में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और यहां पर 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो होता है, लेकिन यहां पर 2.25 होता है, और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी होता है। अगर ये मान अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना नॉलेज के लिए, बाकी एग्जाम में आपसे ये बात नहीं पूछी जाएगी। क्लियर ये बात? चलो उसके बाद में मैं बात करता हूं प्रकाश क्या होता है। बच्चों याद रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपकी जो बुक है उस बुक के चैप्टर नंबर 10 का जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न के अंदर है नीचे ये एक पैराग्राफ सा बना रखा है, क्या आप ये जानते हैं, क्या आप जानते हैं या यह भी जानिए। उसके अंदर ये बातें समझा रखी हैं बच्चों। देखो प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यह भी याद रखिएगा। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यह बात किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताई थी? मैक्सवेल ने बताई थी। किसने बताई थी? मैक्सवेल ने बताई थी। और याद रखना, प्रकाश अगर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सर्वाधिक वेग भी निर्वात में होता है, और इसको संचित होने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें भी प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में क्या होता है?
अलग अलग होता है। और याद रखिएगा, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब आप कहोगे कि सर अनुप्रस्थ क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा। एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, देखो एक तो होती है हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक हमारे पास में होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखो अगर ध्यान से समझिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि अगर कोई भी तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है तो इस तरंग के अंदर जो कणों का जो कंपन होता है वो इस तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। ध्यान से समझिएगा, अगर तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है तो उस तरंग के अंदर जो कण है ना वो ऐसे लंबवत संचरित हो रहे हैं। तरंग तो ऐसे संचरित हो रही है और कण ऐसे लंबवत संचरित हो रही है, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और यदि कण भी इसी दिशा में संचित हो रहे हैं, कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं और तरंग भी इसी दिशा के अंदर क्या कर रही है? संचरित हो रही है। यहां कणों का कंपन तो इधर है, ऊपर नीचे हो रहा है, और तरंग संचरण की दिशा इस साइड में है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। और अगर तरंग संचरण की दिशा और कणों का कंपन है दोनों एक ही दिशा में हो तो याद रखना वो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखना बच्चों नॉलेज के लिए, प्रकाश तरंगे होती है ना, प्रकाश तरंगे वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं बच्चों याद रखना ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये चीज यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बातें? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रकाश की जो नेचर होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ड्वेल होती है, द्वैत होती है, मतलब दोहरी होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है इसका मतलब ड्वेल, द्वैत, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों होती है, कण भी होती है और तरंग भी होती है। याद रखना। और प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? डी ब्रोगली। क्या नाम थे इनका? डी ब्रोगली। तो आप तो केवल ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपकी जो बुक का जो एक छोटा सा पार्ट दे रखा है यह भी जानिए, यह भी कीजिए, तो उसके अंदर इसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अच्छे से क्लियर तरीके से नहीं समझा रखा। ये बात कही है कि आधुनिक सिद्धांतों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रकाश की प्रकृति कणिक, प्रकाश कण के रूप में भी होता है और प्रकाश तरंग के भी रूप में होता है। और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं बच्चों कि वास्तव में प्रकाश कण और तरंग दोनों रूपों में होता है। और यह बात किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने बताई थी। तो यह बात आपको अच्छे से क्लियर। अब देखो यहां तक ये बात आप डायरेक्ट याद रखना। इस बात को आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ये बात जो प्रकाश की प्रकृति वाला टॉपिक है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो सीधा सा क्वेश्चन, प्रकाश की प्रकृति होती है कण प्लस तरंग दोनों। क्लियर? और प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ठीक है? ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों अगर आपका बेस अच्छे से होगा ना, ये आपके छोटे से बॉक्स में दे रखा है, अगर आपके टीचर्स है ना वो अच्छे से अगर आपको पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो बताएंगे ये सब बातें कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है उस प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए न्यूटन। इन्होंने सिद्धांत दिया पार्टिकल थ्योरी, इन्होंने दिया कणिकावाद का सिद्धांत। और न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या होता है? एक कण होता है। क्लियर? अब प्रकाश अगर एक कण होता है तो कण से इन घटनाओं की तो व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इन घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए एक न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। और हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया?
तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय होती है। हाइगेंस ने कहा नहीं, प्रकाश की प्रकृति कणीय नहीं होती, तरंगीय होती है। और बच्चों अगर प्रकाश को हम तरंग मानते हैं, तो अगर प्रकाश को तरंग मानते हैं तो इन घटनाओं की व्याख्या कर देते हैं, लेकिन इन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह सिद्धांत भी क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। इन्होंने ये कहा कि जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको नोट करके भी लिखवाया है कि प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है ना, वो तरंग प्रकृति कौन सी होती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उसके बाद में एक सिद्धांत आया मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आपकी बुक में दे रखा है क्वांटम सिद्धांत, लेकिन वे किसने दिया था बच्चों? मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक ने कहा कि प्रकाश के अंदर कौन से कण होते हैं? फोटोन कण होते हैं। तो याद रखना, बिल्कुल सही बात है। वास्तव में प्रकाश में कौन से कण होते हैं? फोटोन कण ही होते हैं। तो प्रकाश में कण के रूप में क्या पाया जाता है? फोटोन कण पाया जाता है। तो ये दोनों सिद्धांत सही तो थे, लेकिन बात वही है, इन्होंने तरंग मानी तो इन घटनाओं की व्याख्या हो गई, इनकी व्याख्या नहीं हुई। इन्होंने फोटोन कण माना तो इन घटनाओं की व्याख्या हो गई, इन घटनाओं की व्याख्या नहीं होगी। तो फेल तो ये दोनों भी हो गए। और लास्ट के अंदर डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, मतलब दोहरी होती है, मतलब मैं कहूं डुअल नेचर की होती है। कैसी होती है? डुअल नेचर की होती है। इसका मतलब प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। प्रकाश का कणीय रूप फोटोन होता है और प्रकाश का तरंगीय रूप विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। डी ब्रोगली ने बताया प्रकाश की द्वैत प्रकृति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से मोबाइल तो एक है, मतलब प्रकाश तो एक ही है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर जिस प्रकार से डबल सिम गलती है, उसी प्रकार से फोटोन के अंदर भी डबल व्यवहार, प्रकाश के अंदर भी डुअल व्यवहार होता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, हालांकि अगर ये बात आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको यह भी जानिए उस डब्बे को ही बस समझाया अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।